चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंपनियां हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जस्ट देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, पूछेगा कि बताओ क्या कौन होल्डिंग है, कौन सब्सिडरी है, और होल्डिंग किस किस तरीके से जब दूसरी कंपनी पर अपना कंट्रोल दिखाती है तो वो कौन से दो तरीके होते हैं, वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। यार डायग्रामेटिकली समझा सकता हूँ मैं आपको फटाफट, तो उसमें क्या होगा आपका, आप बोल सकते हैं कि टाइम बच जाएगा। अब आप ले लीजिए एग्जांपल फ्लिपकार्ट का। जो फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट जो है इसने मान लीजिए नहीं, ऐसा है, ठीक है, मिंत्रा पे मोर देन 50% का शेयर कैपिटल होल्ड किया। किस पे? फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा पे मोर देन 50% का शेयर कैपिटल हेल्ड किया, यानी मिंत्रा पे 50% से ज्यादा के जो शेयर्स है वो डेफिनेटली फ्लिपकार्ट के। या अगर ये नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, ये तो शेयर्स वाली है, अगर ये लिमिटेड बाय गारंटी वाली होती है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी होती, तो इसमें क्या होता फिर, या फ्लिपकार्ट मिंत्रा पर मैक्सिमम कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स होल्ड करता। मतलब अगर फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के कुल मिला के 60 डायरेक्टर हैं तो 4 होते फ्लिपकार्ट के, 3 होते मिंत्रा के, तो डेफिनेटली चलती फ्लिपकार्ट की। आपने स्कैम देखा होगा, इस स्कैम में बताया एक नेशनल हाउसिंग बैंक करके बैंक, जहाँ से हर्षद मेहता लोन लेता, 500 करोड़ का सिक्योरिटीज वहाँ से इशू करता है, पैसा लेता है वहाँ से उसको इशू करने के लिए। तो आपको पता होगा, बोलता है एनएचबी इज ए सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक इज ए सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। तो या तो आरबीआई का 50% तो ऊपर का कैपिटल है एनएचबी के पास में, या बीओडी में मैक्सिमम जो डायरेक्टर्स है वो आरबीआई के होंगे। समझ में आया मिंत्रा फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल? तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपको 50% से ऊपर का आप शेयर कैपिटल होल्ड कर लो, चलनी आप ही की, डिसीजन मेकिंग आपके, या जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स है वो आपके होने चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग पूरी आप ही की रहेगी एज ए होल्डिंग कंपनी। तो जो ये होल्ड करती है उसको हम कहते हैं होल्डिंग। इसने होल्ड किया किसको? इस कंपनी को, तो इसको हम करेंगे सब्सिडरी, जो किसी और के कंट्रोल में है। ठीक है, यहां तक समझा आपको? हम अगर ये जो सब्सिडरी कंपनी है ना, जब ये होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बनती है, तो जैसे पब्लिक प्राइवेट वाला पढ़ाया था मैंने आपको, ये अपने दे कैन फॉलो, दे कैन कंप्लाइड, आप बोल सकते हैं, देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो अंदर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो वही चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ये सब्सिडरी हो चुकी है किसकी? होल्डिंग कंपनी। तो अपन इसकी डेफिनेशन कैसे पढ़ते मालूम क्या? कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो किसी और कंपनी पर अपना कंट्रोल रखे, और वो कोई और कंपनी सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन बोलती है सब्सिडरी कंपनी वह कंपनी है जिसपे उस कंपनी का कंट्रोल है। तो उस मतलब कौन? होल्डिंग। देखते हैं क्या लिखा है, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी। देखो होल्डिंग कंपनी के बारे में क्या लिखा है। अ होल्डिंग कंपनी इज ए होल्डिंग कंपनी, अ कंपनी, एक कंपनी तब होल्डिंग कंपनी कहलाती है इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी। जो वन और मोर अदर कंपनी है ये सब्सिडरी। तो कैसे पहचानेंगे कि वो होल्डिंग कंपनी है ना? जब उन कंपनियों में ये क्या लगाएगा ऐसा, तो वो जो कंपनी वर्ड है, ये कंपनी ऐसा क्या कहलाएगा होल्डिंग कंपनी कहने के लिए कि जिसे हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे। कंपनी इज होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी। कब होल्डिंग कंपनी कहलाएगी? तो दो तरीके से कहलाएगी, या तो वो उस कंपनी का कंपोजिशन ऑफ बीओडी, मैंने बोला ना नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, या गारंटी वाली कंपनी है बेसिकली, यानी मैक्सिमम डायरेक्टर किसके होंगे? डेफिनेटली होल्डिंग कंपनी के। या और लिखा है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या ज्यादा से ज्यादा वोटिंग पावर आपके पास में। और ऐसा कब होता है? जब आपके पास में कितने शेयर्स होते हैं? 50% से ज्यादा का शेयर या पेड अप शेयर कैपिटल। बराबर है, दोनों में से कोई एक चीज, सिंपल लॉजिक आ गया ना। तो फ्लिपकार्ट मिंत्रा का एग्जांपल समझ में आता है। देखो सब्सिडरी की डेफिनेशन क्या लिखी है? सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। अब ये एनी अदर कौन है यहाँ पर? होल्डिंग है ना, मींस इन अ कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी हैज। तो होल्डिंग कंपनी की दो चीजें हैं इसमें,
एक कंट्रोल है कंपोजिशन पे या फिर मैक्सिमम वोटिंग पावर वो यूज कर, क्योंकि उनका शेयर कैपिटल 50% से ज्यादा, 1 शेयर 1 वोट के हिसाब से। ठीक है, ओके। लिखा है ना इसमें, या तो खुद कंट्रोल करेंगे या किसी सब्सिडरी से करवाएंगे। अब सुनो पूरी बात, ये क्या लिखा है, किसी सब्सिडरी से करवाएंगे। अब मान लो, ध्यान दीजिएगा, फ्लिपकार्ट जबोंग को भी अपनी सब्सिडरी बनाना चाहता है, तो उसने डायरेक्ट नहीं बनाया। ध्यान देना, फ्लिपकार्ट ने ये काम डायरेक्ट नहीं किया। मिंत्रा ने क्या किया, ध्यान देना, मिंत्रा ने जबोंग को अपनी सब्सिडरी बनाई, और मिंत्रा ऑलरेडी सब्सिडरी है। इसमें लिख देता हूं S1 और ये लिख देता हूं S2, है ना। मिंत्रा ऑलरेडी सब्सिडरी किसकी, फ्लिपकार्ट की। बट फ्लिपकार्ट ने डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया जबोंग को, मिंत्रा के थ्रू किया, बट अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट का ही कंट्रोल होगा ना। बोलो कैसे, क्योंकि मिंत्रा में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं डेफिनेटली वो तो लिए जा रहे हैं फ्लिपकार्ट की तरफ से, पूरा कंट्रोल ही फ्लिपकार्ट का है। तो इसमें लिखा है तो डायरेक्ट कंट्रोल करेगा या अपनी सब्सिडरी के थ्रू कंट्रोल करवाएगा, और डिसीजन मेकिंग तो चलनी किसकी है यहाँ पर, डेफिनेटली फ्लिपकार्ट की। इनडायरेक्टली, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पर कितनी लेयर होगी, यानी सब्सिडरी की भी एक सब्सिडरी हो सकती है। अब सुनो पूरी बात, जबोंग के लिए जो होल्डिंग कंपनी है, दिखने में तो कौन दिख रही है, जल्दी बोलो, मिंत्रा, बट एक्चुअली है कौन, फ्लिपकार्ट, है ना। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मिंत्रा दिख रही है, बट इनडायरेक्टली कौन है, फ्लिपकार्ट। समझ में आया। तो ऐसी कितनी लेयर हो सकती है, क्योंकि कई बार ना फिर ये कंपनियों को ले लो क्या करते हैं, अपनी इनकम टैक्स डिडक्शंस और बहुत सारी एग्जम्पशन से बचने के लिए भी करते हैं। तो ऐसी कितनी लेयर हो सकती है उस पर भी सवाल है। तो ज्यादा लेयर नहीं बनाना है भाई, जिससे बड़ी कंपनी ना बच जाए। लिखा ना, मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो उसमें लिखा ना ज्यादा लेयर्स नहीं हो सकती। ज्यादा लेयर बनाओगे तो फिर पेरेंट कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है वो कुछ अपने कर्म कांड करके इन कंपनियों पर डाल सकती है। ठीक है, क्योंकि ऐसी कई कंपनियों को ना इन लोग अपनी डोरमेंट कंपनियां भी बना के रखते हैं, इनएक्टिव कंपनियां, जिनको सिर्फ बना दिया है बट कुछ काम की नहीं। अब देखो क्या लिखा है, अ कंपनी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी इवन इफ कंट्रोल। अब दोनों में से कोई एक चीज होना। क्लॉज 1 में क्या था, कंपोजिशन ऑफ बीओडी, क्लॉज 2 में क्या था, टोटल वोटिंग पावर, मतलब शेयर कैपिटल। और क्या है देखो, द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब क्यों देखो, अनदर कंपनी कौन है यहाँ पे, अनदर कंपनी तो होल्डिंग कंपनी है, बट कंपोजिशन कैसे पता चलेगा आपको, जब 60 डायरेक्टर है और 4 फ्लिपकार्ट होल्ड कर रहा है और मिंत्रा अगर 3 होल्ड कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि फ्लिपकार्ट पावरफुल है या फ्लिपकार्ट होल्डिंग है। जब फ्लिपकार्ट के पास में पावर होगा कि वो मिंत्रा के डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट और रिमूव करे, क्योंकि चलना तो उसी की है। ठीक है ना, कंट्रोलर बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर बाय इट एट डिस्क्रिशन, या तो खुद ऑन इट्स ओन, या तो फ्लिपकार्ट डायरेक्ट खुद करेगा ये काम, या किसी और कंपनी के थ्रू करवाएगा। जैसे जबोंग में वो मिंत्रा के थ्रू करवाएगा, या तो वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द, देखो लिखा ना, अपॉइंट और रिमूव ऑल, या तो ऑल या मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। या तो यहां क्या करेगा फ्लिपकार्ट, या तो डायरेक्टली, देखो मिंत्रा केस में तो फ्लिपकार्ट की चलनी है, बट जबोंग में या तो वो मिंत्रा के थ्रू अपॉइंट और रिमूव करवाएगा डायरेक्टर्स को, मिंत्रा के थ्रू, बोला ना, आइदर थ्रू या डायरेक्ट खुद करेगा। आपको तो पता है जब मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स उनके ही हैं तो अपॉइंटमेंट और रिमूवल तो उन्हीं का होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। डीम्ड टू बी मतलब कब वो सब्सिडरी कहलाएगी होल्डिंग की, है ना। ये दोनों क्लॉजेस तो रहेंगे ही रहेंगे जो ऊपर हमने पढ़े, उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो ये आपने नोट में लिख लेना। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नोट, वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और कंपनी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट भी आ गया, मतलब एसबीआई भी आ गया, उसमें एलआईसी भी आ गया, जिनके स्टैट्यूटरी खुद के सेपरेट एक्ट होते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज भी आ गई, उनके भी तो डायरेक्टर्स होते हैं भाई। अब वो देखो ना, मेघानी दिखाया ना शायद उसमें नेशनल हाउसिंग बैंक स्कैम में दिखाया, मेघानी या मेघानी है वो, है ना, बॉडी कॉर्पोरेट थी एनएसबीबी। और लेयर का मतलब तो आपको समझ ही गया होगा, होल्डिंग की सब्सिडी और उसकी भी सब्सिडी, ऐसी कितनी लेयर हो सकती है। तो एग्जांपल दे दिया अपन ने, आप यहाँ पर भी एग्जांपल दिया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, ए जो है वो सब्सिडरी है, ध्यान देना, बी की लिखा है, बी पूरा दिखता है ए का कंट्रोल कंपोजिशन, है ना। इफ बी कैन विदाउट द कंसर्न एंड अप्रूवल ऑफ एनी अदर पर्सन अपॉइंट द रिमूव मेजॉरिटी ऑफ, सही है। उसको ए में पूछने की जरूरत ही नहीं है, ए के जितने डायरेक्टर्स होंगे या तो पूरे या मेजॉरिटी को
ये अपॉइंट रिमूव कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, ए विल बी सब्सिडियरी ऑफ बी, या फिर वोटिंग पावर वाला आ गया, ये तो मैंने पढ़ाया था, वोटिंग पावर या शेयर कैपिटल। एक्चुअली वो पूरे क्लॉजेस को एक्सप्लेन कर रहा है एग्जांपल के थ्रू, ये कैसे कैसे सब्सिडियरी होल्डिंग हो सकती है। और ये जो मैंने आपको बताया जो ऊपर, ये आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बी इज ए सब्सिडियरी ऑफ ए, ठीक है जी। सी इज ए, पूरी लाइन बनाएंगे अपन, देखो यहाँ लिख देते हैं, बी इज ए सब्सिडियरी ऑफ ए, ठीक है। सी इज ए सब्सिडियरी ऑफ बी, यहाँ तो ए होल्डिंग दिख रहा है ना। इन सच केस सी ऑटोमेटिकली लिखा ना, सी ऑटोमेटिकली विल बी द सब्सिडियरी ऑफ बी एंड ए, बराबर है कि नहीं बराबर है। और डी इज द सब्सिडियरी ऑफ सी, तो वही है लॉजिक, वही है ना। तो डी इसका सब्सिडियरी हुआ, इसका भी हुआ और इसका भी हुआ। तो ज्यादा लेयर नहीं हो सकती, इससे ज्यादा ना करें, या इतनी करें तो उसमें कौन किसकी क्या हो सकती है वो बताने की जरूरत है कि कौन होल्डिंग होगी और कौन सब्सिडियरी होगी। आपको लॉजिक समझा, एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। अभी जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट को कंट्रोल कर लिया किसने, वॉलमार्ट ने। अब ये एग्जांपल को अगर हम थोड़ा वॉलमार्ट के नजरिए से देखें तो कर ही लिया ना भाई, ये सब्सिडियरी 1, ये सब्सिडियरी 2, सब्सिडियरी 3, सिंपल। मान लो इसको कंट्रोल कर रहा है मिंत्रा, इसको कंट्रोल कर रहा है फ्लिपकार्ट, और इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, वॉलमार्ट। अल्टीमेटली तो सब वॉलमार्ट के ही हुए। इन्हें अगर 100 रुपए की चीज खरीदोगे तो हो सकता है कि 70% पैसा अमेरिका ही जा रहा है वॉलमार्ट के पास में, ठीक है जी। अब ये जो मैंने लिखा है आपको वही है, कोई प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी बनती है, तो पढ़ाया ही था मैंने आपको, तो वो देखो लिखा है ना उसमें, हो तो जाएगी वो पब्लिक कंपनी, बट अपने वो आर्टिकल्स को फॉलो कर सकती है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सकती है। मतलब इंटरनली उसको पब्लिक कंपनी होने की जरूरत नहीं है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पहले फॉलो करती थी आज भी वही फॉलो करती है। इस पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा डिफरेंट भी है और इसको अपन इजीली पढ़ेंगे, आ जाएगा, अपने समझ में आ जाएगा। देखो एसोसिएटेड मतलब एक कंपनी किसी और कंपनी से जुड़ी है, बस जुड़ने पर ना वो उसकी पार्टनरशिप फर्म हुई है, ना वो होल्डिंग है, ना वो सब्सिडरी है, ना वो फलाना ढमकाना है, जुड़ी है बस। अब कितना जुड़ी है, क्या जुड़ी है, समझने की कोशिश करते हैं, है ना, वो बहुत जरूरी है। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, है ना। मतलब ये जो अनदर कंपनी है ए, इसमें जो दूसरी कंपनी है जो जुड़ने वाली है वो कौन है, बी, इसको हम लिख देते हैं एसोसिएटेड, एसोसिएट, है ना। लेकिन है मीन्स अ कंपनी इन विच, यानी मीन्स अ कंपनी, है ना, इन विच, डेफिनेशन को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। द अदर कंपनी, अदर कौन है, बी, जो जुड़ने वाली है। तो इस बी का क्या है, ए में देखो यहाँ कुछ लिखा है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभाव है। अब वो प्रभाव तो पैसे लगाने के बाद ही आएगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, है ना। इन्फ्लुएंस है बट ना उसकी ए सब्सिडरी है, और ना मैंने बताया आपको कि उसके वो पार्टनरशिप फर्म्स है, ऐसा कुछ नहीं। इन्फ्लुएंस तो है ना। एंड दे कैन बी, लिखा है इसमें, नॉट अ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर, और ना वो एक जॉइंट वेंचर भी है, या जॉइंट वेंचर हो सकती है, इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर, मारुति सुजुकी, सोनी एरिक्सन ऐसे करेगी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ कि 20% के शेयर कैपिटल बी ने लगाया है ए में, एटलीस्ट वर्ड लिखा है क्या, हाँ 20% से लेके मैक्सिमम कितना 50%, वहां लिखा नहीं होगा बट बता दे रहा हूं। वोटिंग पावर है, कंट्रोल कर रहा है ए को, डिसीजन मेकिंग में उसका पार्टिसिपेशन है किसका, बी का, ए। 3 तरीके से होता है। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, जैसे मारुति सुजुकी अपने जहन में डालो, व्हाट इज जॉइंट वेंचर, द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर, है ना, या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा या एज ए जॉइंट वेंचर काम करेंगे, एक दूसरे से एसोसिएटेड है, मिलकर काम कर रहे हैं, ना वो एक दूसरे के होल्डिंग है, ना सब्सिडरी है, ना पार्टनरशिप फर्म्स। देखो जॉइंट वेंचर मतलब मिल के काम करना, जॉइंट अरेंजमेंट्स, कुछ हम लगाओ, कुछ मारुति लगाए, कुछ सुजुकी लगाए, वेयर द पार्टीज, अब 2 पार्टीज ले रहे हैं, जॉइंटली कंट्रोल द अरेंजमेंट, जितना भी पैसा है, रिसोर्सेज है ना, फिक्स एसेट्स है, वर्किंग एसेट्स है, जितनी भी डीलिंग्स है, मिलके कर रहे हैं, और जो भी एसेट्स का पार्ट बचेगा उस पे उनका दोनों का राइट होगा। नेट एसेट्स देने के बाद, जो भी सब लेन देन करने के बाद जो भी नेट एसेट्स बचेगी, है ना, उन दोनों का हाथ होगा, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो एसोसिएट कंपनीज कैन बी जॉइंट वेंचर्स, जैसे मेरे ख्याल से
मारुति का जो पोर्शन है 42 है और सुजुकी का 58 होगा ना, हाँ 58 होगा। तो दे आर नॉट होल्डिंग सब्सिडीज और पार्टनरशिप कंपनी, जॉइंट वेंचर्स। अब देखो कैसे, द टर्म टोटल शेयर कैपिटल यहाँ लिखा है ना और साइड में क्या क्या आएगा, मीन्स द टोटल ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल आपको मिल चुका है, पेड अप मतलब जो कंपनी को मिल चुका है, उस इक्विटी की भी बात कर रहे हैं जो पहले प्रेफरेंस था बाद में कन्वर्ट हो गया है। आप समझ गए, 20% में क्या आएगा आपका, इक्विटी कैपिटल तो आएगा ही जो मिल चुका है, प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर ऐसा, है ना, कि इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो ही जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, जैसे किसी कंपनी का ए का बी में इक्विटी शेयर जो है, और इस कंपनी के पास 1 करोड़ लग रहे हैं इसको चलने के लिए, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं, समझना। तो उसने इक्विटी शेयर खरीदा 50 लाख के, और अभी 50 लाख रुपए के उसने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, तो कंट्रोल है क्या, कंट्रोल है क्या, यानी वो एसोसिएट कहला सकती है कि उसकी, हाँ सर कन्वर्टेबल है ना, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 1 करोड़ का अपन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 करोड़ 20% है ना, 1 करोड़ कितना है 20%, एग्जाम्पल ले लिया मैंने समझाने के लिए। हाँ, तो ये बी में 4 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें 1 करोड़ कौन लगा रहा है, ए, है ना। तो 1 करोड़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया अपने, एक उसने 50 लाख की इक्विटी खरीदा और 50 लाख रुपए के कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि वो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट होगा। अगर नॉन कन्वर्टेबल हुआ तो फिर वो नहीं कहलाएगा एसोसिएट। ओके, नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं होते इक्विटी में, जो प्रेफरेंस की तरह ही वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि जो एक कंपनी दूसरी कंपनी में जो पैसा लगा रही है वो फिड्यूशियरी कैपेसिटी, मतलब भरोसे पर लगा रहे ना, दूसरी कंपनी बोल रही है आओ मेरे 20% इन्वेस्ट करो, तो आप पे भरोसा कर रही है। फिड्यूशियरी का मतलब दैट इज द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड फेथ। ठीक है, उन्होंने क्लैरिफाइड कर दिया है कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी पर, ठीक है ना, फिड्यूशियरी कैपेसिटी शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएट कंपनी। यानी अगर आपको जानना है कि 2 कंपनी एसोसिएटेड है तो वहाँ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मत देखो, उसको देखने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट देखो, वो भी इन्वेस्टमेंट में क्या देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। एक्चुअली जैसे एग्जाम्पल, अब रिलायंस ने रिलायंस ट्रस्ट बनाया, रिलायंस ट्रस्ट में उसने अपने पैसे लगा दिए रिलायंस कंपनी ने, तो उनका तो ट्रस्ट और फेथ आएगा ही ना, वहां तो फिड्यूशियरी कैपेसिटी आएगी, उसी का तो सब कंपनी है। यहाँ 2 ऐसी कंपनियां हैं, यानी एसोसिएट कंपनी अगर आपको पता करना है 2 कंपनियों के बीच में, तो फिड्यूशियरी कैपेसिटी पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखो उनका इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 20% है क्या, मतलब एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर 20% है या नहीं। तो मैंने एग्जांपल भी दिया है, ए लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी, होल्ड 23% ऑफ शेयर कैपिटल इन बी, ओके ओके, एंड 15% शेयर कैपिटल ऑफ सी, यानी जो ए है उसका बी पे कितना इन्वेस्टमेंट है, 23% ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब मोर देन 20। ठीक है, और वही ए का सी पे कितना है, 15%। ठीक है, चलो आगे आगे, बी तो एसोसिएट कहलाएगी ए की, और ए को क्या क्या कहलाएगा, एसोसिएटेड, जो जुड़ा हुआ, जिससे जुड़े हैं वो एसोसिएट, जो जुड़ा है वो एसोसिएटेड, मोर देन नहीं कहलाएगी ना, 15% है। अब वो 23% में इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो ही जाएंगे इक्विटी कैपिटल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, लिस्टेड कंपनियां क्या होती है यार, हमारे शेयर मार्केट में जितनी कंपनियां हैं सब लिस्टेड ही तो है। पब्लिक कंपनियां जो होती हैं, मतलब अगर जो लिस्टेड है वो डेफिनेटली पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, पब्लिक कंपनियां लिस्टेड होती हैं आपकी, है ना, जिनके शेयर्स को ट्रेड किया जाता है, बेचा और खरीदा जाता है। तो लिखा ना, एज पर द डेफिनेशन ऑफ गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, इट इज ए कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन, व्हाट इज सिक्योरिटीज, शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स, है ना, उन्होंने उसको लिस्ट किया है शेयर मार्केट पे, है ना, मतलब उसकी ट्रेडिंग होगी, बाइंग एंड सेलिंग। और वो शेयर मार्केट जो है वो उनकी जो लिस्टिंग होती है, तो जो जगह होती है उसको हम डेफिनेटली एक पैरामीटर से ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कहाँ कंपनियों का नाम लिस्ट होता है, तो उसको बोलते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसिटिव इंडेक्स, निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां हैं और सेंसेक्स में 30 कंपनी। ठीक है,
बॉम्बे सेंसेक्स और NSE निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों मुंबई में ये शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, सिक्योरिटीज समझा आपको, यानी वहां पर आपको दिखा रहा है कि कौन सी कंपनी का शेयर्स कौन से लिस्ट में कौन से नंबर पे कम ज्यादा हो रहे हैं, है ना, उनको लिस्टिंग कहेंगे। ज्यादा हो रहे हैं तो कई लोग बेच देते हैं, रुक जाते, कम हो रहे हैं तो खरीद लेते, इस तरीके से काम चलता है, जो भी होगा। तो सिक्योरिटी का मतलब अलग से एक्सप्लेन किया है 2 सबसेक्शन 81 कंपनीज एक्ट में, है ना, और एक अलग से सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है जहां सिक्योरिटी को सेक्शन 2 क्लॉज H में भर भर के एक्सप्लेन किया है। मैंने बोला ना उसमें हर चीज आ जाती है, तुम्हारी शेयर, तुम्हारी डिबेंचर्स, तुम्हारा बॉन्ड, तुम्हारा म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारी चीजें। सिक्योरिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं शेयर्स को छोड़ के। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, स्कैन स्टील रॉड लिमिटेड पब्लिक कंपनी, उसके शेयर्स लिस्टेड है और जिनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं उसी की बाइंग एंड सेलिंग होती है, प्राइवेट कंपनी के लिस्टेड नहीं होती, इसलिए शेयर्स बेचने में भी ट्रांसफरेबिलिटी में भी उनकी दिक्कत है। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में है वो लिस्टेड कंपनी है। द रीजन फॉर कॉलिंग इज लिस्टेड बिकॉज कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन की किसके साथ, कि मेरे अपने इंडेक्स पर, इंडेक्स के नाम तो बता दिया सेंसेक्स और निफ्टी, वहां पर आप मेरे शेयर्स को दिखाओ, मेरे शेयर्स की वैल्यू दिखाओगे जिससे लोग उसको बेचे और खरीदे। आपने देखा होगा ना ग्रीन रेड सिग्नल आता है जहां शेयर्स की ट्रेडिंग हो कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट का मतलब ये होता है शेयर मार्केट। कैपिटल मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से लॉन्ग टर्म कैपिटल मिलता है आपको भर भर के, और वो कैपिटल एसेट्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल और मनी मार्केट मतलब बैंक। ये सब अपने स्कैम देखा होगा तो सुना होगा, शायद मेहता कैपिटल मार्केट का खिलाड़ी रहता है, फिर वो मनी मार्केट में घुसता है, फंस जाता है SBI से लेन देन करने के बाद। और अनलिस्टेड कंपनी मतलब जितनी भी दूसरी कंपनी है, पब्लिक भी आ गई, प्राइवेट भी आ गई, OBC भी आ गई, सेक्शन 8 भी आ गई, जिनके शेयर्स लिस्टेड नहीं होते, है ना, पब्लिक, प्राइवेट, OBC प्लस सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनियां, यार ये तो अपन 50 बार पढ़ चुके। गवर्नमेंट कंपनियां वो कंपनियां होती हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो BSNL, जहां पर जिस कंपनी पर, जैसे मान लेते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, अब इस कंपनी पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है जिसको गवर्नमेंट कंपनी में एलिजिबिलिटी मिला है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा है मोर देन 50%, है ना, या किसी स्टेट गवर्नमेंट का लगा है, या गवर्नमेंट्स का लगा है, स्टेट गवर्नमेंट्स एक से ज़्यादा हो, या सभी का लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, या कोई अथॉरिटी का जो गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्चुअली अपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी बना के रखे हैं ना जो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशंस। ठीक है, NBFCs बना के रखे। समझ में आया, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है कई बार, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है, तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है जिसमें सरकार का पैसा लगाओ, सिंपल। ओके, कम से कम 50% या 50% से ज्यादा। ठीक है, अब ये फॉरेन कंपनी क्या है, सिंपल है। अमेजोन का एग्जांपल ले लेते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं। एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये सब कंपनियां कहाँ की हैं, फॉरेन की हैं, क्योंकि इनका हेड ऑफिस और इनका जो पेरेंट ऑफिस है जहाँ ये पैदा हुई है, समझ सकते हैं आप, वहीं जहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है भाई, इसलिए तो फॉरेन कंपनी कहते हैं ना उसको। देखा ना इसमें, इट मीन्स एनी कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अपन तो पढ़ ही चुके हैं, कोई स्टैट्यूटरी कंपनी, जैसे कोई बैंक हो गया, जैसे यस बैंक हो गया, दिखाया ना स्कैम, ये कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, है ना, उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुए, बट उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है। या तो वो खुद काम कर रहे हैं किसी एजेंट के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू, किसी बैंक के थ्रू, किसी फिजिकली काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिकली। आजकल तो E-कॉमर्स देख ही रहे हैं आप, कितने सारे गूगल पे जाओ तो कई सारे फॉरेन वेबसाइट दिखती है जो इंडिया के बाहर से ही कंडक्ट कर रही है, डॉलर्स में पैसे मांगते हैं आपसे, आपने देखा होगा, है ना। और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, ये किसी और तरीके से वो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और सामान बेच रहे हैं जो शायद वो बाहर नहीं बेचते। अब जैसे वॉलमार्ट तो फ्लिपकार्ट के थ्रू पैसा कमा ही रहा है इंडिया में, बराबर है कि नहीं बराबर है। ये सबसे आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया, सेक्शन 8 कंपनी। मैं क्लियरली यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है। सिंपल है, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। ये वह कंपनी है, रिलायंस फाउंडेशन, तो बीइंग ह्यूमन, तो टाटा ट्रस्ट, है ना, ये वो कंपनियां हैं जो डेफिनेटली
इनका एक ही मकसद है, पैसा आएगा और लोगों की मदद के लिए या वेलफेयर के लिए जाएगा। देखिए सेक्शन 8 चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स क्लियरली डिफाइंड। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है, पहले पूछेगा इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सुनो, तो इनका एक ही काम है, जो पैसा आया है, जो इनके मेंबर्स ने जमा किया, लिमिटेड बाय गारंटी वाले, याद है, जिसपे आपको पैसा बाद में भी देना पड़ सकता है कंपनी को। कमर्शियल एक्टिविटी को बिजनेसमैन भी बनाते हैं अपने सेक्शन 8 कंपनियां, उनके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, फिक्की हो गया, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहे अभी, कमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए कि छोटा बिजनेसमैन बड़े बिजनेसमैन मिलकर काम कर रहे हैं। आर्टिस्टिक वर्क, जैसे नहीं क्लब, लायंस क्लब हमारे यहाँ पर है, साइंटिफिक, इसरो, डीआरडीओ, ये सब साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। स्पोर्ट्स, बहुत सारे क्लब भी दिखेंगे, स्पोर्ट्स क्लब, क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब। एजुकेशन में तो भर भर के पढ़े, ये सोसाइटी वो सोसाइटी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता ही है, पूरी भरी पड़ी है ना। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए काम करती है। मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं सर्च करके आपको भेजूंगा। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। कई ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा, पेटा करके एक है जो वेजिटेरियन के लिए शायद काम करता है, बी वेज, ऐसे है बहुत सारे। यानी इनका मेन ये है कि इनका मकसद है कि पैसा आएगा। कीटो जो मैंने भी बीच में शेयर किया था, जो लोगों की मदद करता है, पेशेंट्स ना, उनको पैसे पहुंचा रहा है। ठीक है, इनका एक ही मकसद है, क्वेश्चन यही पूछेगा, इनका जो पैसा आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, इनको प्रॉफिट तो आएगा ना, ये भी तो बिजनेस कर रहे हैं एक प्रकार का, तो इनको जो भी प्रॉफिट आएगा, इन्होंने अपना पैसा जहां भी इन्वेस्ट किया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए खर्च होना चाहिए। नो डिविडेंड टू द मेंबर्स, नो, अपना पैसा आपको, जो भी आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कीटो के पास में पैसा दे रहा हो तो पेशेंट्स पे जाना चाहिए। अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करो। बच्चों के खेल के लिए ले रहे हो तो खेल के लिए खर्चा करो, कोई डिविडेंड नहीं जाएगा मेंबर्स को। प्रॉफिट ओरिएंटेशन थोड़ी ना है भाई, यहाँ जो लोगों ने पैसा लगाया है वो प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ा लगाया है, ये आपको समझना होगा। प्रोहिबिटिंग, क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो नाम आ गया ना, ये मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशंस का है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना हमारे यहाँ, बड़ी बड़ी एमएनसीज है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है ना, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, ये भी उन्हीं का ही है। नाम कैसे, फुल फॉर्म कैसे बोल रहा हूँ मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। ये सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक दूसरे की मदद के लिए बनाई गई, मेंबर्स। ठीक है, इनके फुल फॉर्म्स में भेजता हूँ आपको, एग्जैक्टली मुझे भी फिलहाल याद नहीं आ रहे, बीच का मैं भूल गया। ठीक है, कबूल कर रहा हूँ, भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो एक दूसरे की मदद के लिए बनाए जाते हैं। अब देखो, नॉर्मली अपन जब कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं तो आरओसी अपने को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। यहाँ पर देखो कौन आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देता है, लाइसेंस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लाइसेंस, वो लाइसेंस इनका बर्थ सर्टिफिकेट। पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ में, ना इनके नाम के आगे लिमिटेड लगता है ना प्राइवेट लिमिटेड लगता है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट कंपनी तो है नहीं। इनको लाइसेंस मिलता है उसी कंडीशन पे कि ये पैसा अपना चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाए, है ना। मतलब सलमान खान ने बोला मेरे को बीइंग ह्यूमन कंपनी खोलना है, सेक्शन 8, मेरा जो भी पैसा आएगा पिक्चर होगा मैं इसमें डालूंगा, इसमें जो भी मेंबर्स है वो भी यही काम कर रहे हैं, हमारा एक ही काम है लोगों की मदद करना, तो उसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देगा, लो भैया, या स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो रजिस्ट्रार के पास अपने एप्लीकेशन दिया है ना, एप्लीकेशन तो आप रजिस्ट्रार को ही दोगे, रजिस्ट्रार को भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपको लाइसेंस देना है या नहीं देना। एनजीओ, नेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑन रजिस्ट्रेशन बहुत सारे प्रिविलेजेस भी है, जब प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो बहुत सारे प्रिविलेजेस तो मिलने चाहिए ना उनको। देखो क्या लिखा उसमें, अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स को, अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल नहीं कर रही है, वो पैसा वो डिविडेंड के रूप में दे रही है, वो पैसा पर्सनली वहां मेंबर यूज कर रहे हैं, या प्रॉफिट ओरिएंटेशन के जा रहा है, या ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां पर मेंबर्स पैसा खा रहे बैठ के, फ्रॉड हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है जिस चीज के लिए कंपनी चालू हुई थी वो नहीं हो रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है तो आपको पता है, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड नहीं होती, पर्सनल एसेट्स यूज नहीं होगी, वो एक प्रिविलेज है बहुत बड़ा, ठीक है। जो क्या लिखा उसमें, रिवोक कर देंगे उनका लाइसेंस अगर उनको ऐसा लगा कि वो एक भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे जो ऊपर हमने पढ़े। नाम के आगे लिमिटेड नहीं लगाओगे, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाओगे, लोगों से पैसा लोगे तो उसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करोगे, अपने जेब में नहीं जाना चाहिए। लिखा ना, फ्रॉडुलेंटली अगर वो काम करते हो, ये ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल नहीं करते हो, लोगों के विरुद्ध जाके काम कर रहे हो, लोगों के इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल, तो आपसे क्या कर दिया जाएगा, लाइसेंस रिवोक, और आपके नाम के आगे क्या लगा दिया जाएगा, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि ये जो प्रिविलेज है ना, इसमें बहुत बड़े काम टैक्स एग्जेम्पशंस भी है, इनको टैक्स में छूट भी मिलती है क्योंकि ये चैरिटेबल है ना,
तो फिर जब प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लग गया तो टैक्स लाइबिलिटी भी आ जाएगी। है ना, फिर बहुत सारे टैक्सेस और रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, मगर कब, जब अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं और उस पैसे का गलत उपयोग कर रहे हैं। रिवोकेशन करने से पहले गवर्नमेंट उनको एक रिटर्न नोटिस देगी, उनसे पूछेगी तुम बताओ हमको तुम्हारा लाइसेंस क्यों ना छीने। और समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, हम तुम्हारा लाइसेंस क्यों ना छीने, तुम ऐसा बताओ, तो उनको मौका देगी बोलने का, है ना। और ये लाइसेंस क्यों छीना जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में, कि पैसा लोगों का ना डूबे, पैसा ना खत्म। ओके, है ना। अब क्या क्या कर सकती है गवर्नमेंट, देखो, उनको पनिशमेंट देने के लिए किसी और कंपनी से अमेलगमेट कर देगी, किसी बड़ी कंपनी से, जाओ किसी बड़ी कंपनी को बोलेगी इनको एक्वायर करो और इनकी पूरी एसेट्स कंट्रोल करो और इन पे अपना चला। ओके, ऐसी कोई अगर कंपनी होगी जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होगी, उनसे मिला देगी, देखा ना, सेम कंपनी के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो दोनों एक कंपनियां होंगी। तो आपके पास में जो कंट्रोल था फ्रॉड करने का, वो तो चले गए। ठीक है, एक क्यों कर रहे हैं, देखो लिखा ना, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके पावर्स, उनके राइट्स, उनके ऑथोरिटीज सब एक ही कंपनी में चलेगी। बराबर है कि नहीं बराबर है। ये आखिरी में क्या कर देंगे, चलो वाइंड अप करो, इनके एसेट्स को सेल करो। तीन चीजें हो रही हैं, या तो एमलगेमेट कर दो, किसी और कंपनी को बोलो कि इनको कंट्रोल कर ले, या दो सेम ऑब्जेक्टिव, मतलब इन्हीं के जैसे कोई सेक्शन 8 कंपनी होगी तो इन दोनों को मिला दो और इन सब चीजों पे कंट्रोल हो जाएगा, प्रॉपर्टीज को लेके, पावर्स, राइट्स, इंटरेस्ट, या फिर वाइंड अप कर दो। भूलना मत, ये तीन चीजें कराई जाएगी। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जब इनसे संतुष्ट नहीं होगा, एमलगेमेट समझा आपको, जैसे टाटा, जैसे कोई कंपनी मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस की कंपनी, एग्जांपल समझा रहा हूँ, अनिल अंबानी के रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, अगर वो एग्जांपल दे रहा, अगर वो बर्बाद होने के कगार पे, तो रिलायंस जो है बड़े भैया की जो कंपनी है, वो उसको अपने अंदर एमलगेमेट कर सकता है, उसके एसेट्स को कंट्रोल करके और लाइबिलिटी को चुका के। शायद ऐसा हुआ भी, मगर उसमें आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है एमलगेमेट होने की। एमएल हो गए ना, अब मिल गए किसी और से। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं इसमें कि ये इनको जब अपनी एजीएम करनी रहती है तो ये 14 डे का नोटिस देते हैं मेंबर्स, 14 डेज प्रायर के, आ जाओ भाई एजीएम करनी। ठीक है, ये कोई नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कंपनी पब्लिक प्राइवेट में 21 डेज का नोटिस दिया जाता है पब्लिक कंपनी अपने मेंबर्स को, वहां ज्यादा मेंबर्स भी होते हैं, टू कंडक्ट एजीएम। कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, पब्लिक कंपनी। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ जी, पानी वानी पीना चाहिए वैसे जरूरी होता है। तो इनको क्या क्या नहीं करना है, करना है, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, है ना। ओके, अच्छा लिखा ही है, मैंने लिख ही दिया है। अच्छा, पनिशमेंट, अगर आप इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर रहे तो आपकी कमेटी में जो भी प्रेसिडेंट्स है, मैनेजिंग कमेटी में जो भी चला रहे होंगे उस कंपनी, पहले तो कंपनी को पनिश किया जाएगा 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का फाइन, अगर आप ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर रहे सेक्शन 8 के। और उस ऑफिसर को और उस बंदे को भी, डायरेक्टर को भी पनिशमेंट दिया जाएगा जो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है। कितना, 3 साल तक की सजा, फ्रॉड है ना भाई, 25,000 से लेके 25 लाख तक का फाइन, और दोनों, है ना। और अगर पता चल गया कि फ्रॉडुलेंटली आप ये काम कर रहे हैं, तो हर वो ऑफिसर जो इसमें इन्वॉल्व था, 447 ऑफ आईपीसी की धारा, है ना, आईपीसी की धारा लगाई जाएगी, फ्रॉड लगाया जाएगा, 420 का केस लगाया जाएगा, अंदर जाओगे 5-10 साल के, है ना। ठीक है, ओके। अब क्या क्या कर सकते हैं, ओके, 14 दिन बता दिया। ओके, और कुछ नहीं। और हाँ, अब पार्टनरशिप कैन बी अ मेंबर ऑफ, यानी कोई पार्टनरशिप फर्म है अगर, तो वो सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है, कैन बिकम अ मेंबर, पार्टनर्स नहीं, पार्टनरशिप फर्म बन सकता, कैन बिकम अ। अच्छा, इसमें कुछ दिया है, ये थोड़ा ये इंटरमीडिएट लॉ में है, बट इसमें लिखा है कि इनको मिनिमम डायरेक्टर्स की भी जरूरत नहीं, जैसे पब्लिक में 3 लगते हैं, प्राइवेट में 2 लगते हैं, ओपीसी में 1 ही रहता है, तो इनमें ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमम 1 भी रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5। इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी जरूरत नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं उन कंपनियों में जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को डर रहता है कि फ्रॉड धोखा, वो तो यहाँ भी सकता है, बट फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर अपॉइंट करेंगे तो इंटरवेंशन बहुत होगा। अब इसमें लिखा है कि ये जो 178 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, नॉट टू क्रिएट एनी नॉमिनेशन, रेम्युनरेशन मतलब सैलरी, कंपनसेशन कमेटी और शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, इनको ये सब बनाने की जरूरत है इतनी कमेटी। ये पब्लिक कंपनियों को बनाए, प्राइवेट कंपनी बनाए तो चलेगा, स्पेशली पब्लिक कंपनियां।
गवर्नमेंट कंपनी को भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये उन्हीं कंपनियों को बनवाया जाता है जहां से हमें गड़बड़ लगती है। ये कमेटी क्या है आपको पता है? इस कमेटी में ये आप कंपनी की एक बोर्ड रिपोर्ट बनती है साल के अंत में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले, जब डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं उनको सब बताना पड़ता है कि हमने कौन से डायरेक्टर को नॉमिनेट किया था, क्योंकि वो रिपोर्ट एजीएम में जाती है ना, एनुअल जनरल मीटिंग में, क्वालिफिकेशन क्या थी, कैसे उनको अपॉइंट किया, है ना, कितने क्या कहाँ वो डायरेक्टर कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा। फिर आपको ये सब बताना पड़ता है कि आपने कहाँ से लोन लिया, आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, हर वो डिटेल जो आपने साल भर में की वो आपको बतानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो वो इनको करने की जरूरत नहीं है। ओके, किस डायरेक्टर को कितनी सैलरी दे रहे हो, क्या रेम्यूनरेशन है, इनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्या है? डोरमेंट कंपनी, नाम से जाता है सोई हुई कंपनी जो सो गई है, जो कोई काम ही नहीं कर रही है, स्टैब्लिश तो है इन द आइज ऑफ लॉ बट वो इनएक्टिव है, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं कर रहा 2-3 साल से, स्लीपिंग बोलते हैं, है ना, इनएक्टिव भी बोल सकते हैं आप गवर्नमेंट को। फॉर्म तो हुई है, रजिस्टर्ड तो हुई है, मगर अभी नहीं कर रही है काम, फ्यूचर में कुछ करेगी, फ्यूचर प्रोजेक्ट करेगी। यानी कर क्या रही है वो? या तो फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट होल्ड करेगी, अभी नहीं, अभी से बन के पड़ी है, प्लस या किसी कंपनी का एसेट होल्ड करके रखा है, जैसे कोई कंपनी ए तो उसने बी बनाया, तो बी में क्या कर रहा है, वो एसेट होल्ड करवा रहा है, वही टैक्स रिडक्शंस और बहुत सारी चीजें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करवा रहा है, मतलब जैसे कोई ट्रेडमार्क खरीदा इन्हें, कोई पेटेंट खरीदा किसी कंपनी का, तो वो बी के पास रखो, बी के नाम से किया उसने, जैसे नहीं मैंने पढ़े हुए थे, कोई एप्लीकेशन कोई लाइसेंस लिया तो बी के नाम से, मगर बी ने खुद कुछ नहीं किया, वो जो कर रहा है के लिए कर रहा है। बी का कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, बी के कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, ना आरओसी के पास फाइल है पिछले 2 से 3 साल में, है ना। तो या तो वो कंपनी खुद या कोई और जो उनकी शिकायत करे, ठीक है ना, या तो वो कंपनी खुद, है ना, एक एप्लीकेशन देगी किसको, कि भैया हमको आप घोषित कर दो क्या डोरमेंट कंपनी, क्योंकि हम खुद तो कोई ट्रांजेक्शन कर नहीं रहे, है ना। या तो हमने अपनी ऊपर वाली कंपनी के एसेट को होल्ड करके रखे, लैंड बिल्डिंग और मशीन्स को, या हमने उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब ट्रेडमार्क पेटेंट कॉपीराइट्स को होल्ड करके रखे, बाकी हम कुछ कर नहीं रहे, हमारा कोई काम धंधा नहीं है, या हम कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाले हैं बट अभी तक कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट चालू नहीं, तो मुझे भैया डोरमेंट कंपनी का आप स्टेटस दे दो। कंपनी इसलिए भी डरती है, हो सकता है ये नहीं बोला हो कि डोरमेंट कंपनी बोल दो, क्योंकि ये सिर्फ काम मेरे एसेट होल्ड करने का करेगी, तो बाद में मैं पकड़ा ना जाऊँ कि मैं टैक्स लाइबिलिटी बचाने के लिए काम कर रहा हूँ, है ना। एक खुद भी एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे डोरमेंट घोषित, बी को डोरमेंट घोषित कर दिया जाए। इनएक्टिव कंपनी का भी दिया है, यानी डोरमेंट क्या कर रही है, किसी और के लिए कुछ कर रही है, उसने खुद से कोई ट्रांजेक्शंस किए नहीं। अब देखो इनएक्टिव का मतलब क्या है, दोनों अलग अलग है भाई, थोड़ा ध्यान दें। डोरमेंट बनी ही इसलिए थी, पर्पस यही था, फ्यूचर प्रोजेक्ट एसेट होल्ड। इनएक्टिव मतलब जो पहले एक्टिव थी बट अब नहीं, जिसने पिछले 3 साल में ना कोई बिजनेस किया, ना कोई ऑपरेशन किया, ना कोई कैश का लेन देन दिखाया, ना कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किए, ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज बनाया, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया पिछले 2 से 3 साल, करा ही नहीं उन्होंने, ना उन्होंने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल किया, ना एनुअल रिटर्न किसके पास में, आरओसी में। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स। 2 साल से फाइल ही नहीं किया आपने अपने एनुअल रिटर्न्स, है ना। जो आपके रिटर्न्स क्या होते हैं, जो भी आपने लेन देन किया उसका लेखा जोखा, कितने के शेयर लिए, कितने के डिबेंचर लिए, ये आपने फाइल ही नहीं किया, तो आप एक्टिव नहीं हो 2 साल से, इनएक्टिव हो। पहले थे बट अब नहीं, और डोरमेंट तो पहले से ही डोरमेंट थी, वो कभी एक्टिव थी नहीं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन, है ना, तो किसके अलावा की बात कर रहे हैं, क्या क्या, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी, कोई पैसा, पेमेंंट ऑफ फीस, ओके, ये भी आएगा। पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब किसी एक्ट को फॉलो करते हैं तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, या किसी कानून को फॉलो करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, और वो पैसा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, पैसा, शेयर्स अलॉट किए ना आपने, आपका एप्लीकेशन बनी है, आपने शेयर्स अलॉट किए। पेमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड, अदर देन बोल रहा है, इसके अलावा। भाई ये कर रहे हो तो तुम थोड़ी ना धंधा कर रहे हो, उसका मतलब ये धंधा थोड़ी ना है, ये तो तुम फीस दे रहे हो बस आरओसी की नजर में रहने के लिए, ड्यूटीज पे कर रहे हो, रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो लॉ की, चलो शेयर्स अलॉट कर दी, ठीक है, बट तुम्हारा काम धंधा कहाँ है, तुम्हारे बिजनेस ट्रांजेक्शन तो बताओ, वो तो हमको कैसे पता चलेंगे, तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न, इससे थोड़ा ना पता चल रहा है, इसे तो अदर देन लिखा है ना, इससे नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा काम धंधा चल रहा है, ये तो तुमने एक फॉर्मेलिटी कर ली। ठीक है, तो ये नहीं है।
ये पूछेगा तो लिख देना भाई ऐसे, ओके। डॉर्मेंट में तो ये खुद ही एप्लीकेशन देंगे, उनकी पेरेंट कंपनी देगी, ओके। चलो खत्म हो गया। एक निधि और पीएफआई है वो मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा आपको, अभी ये हो गया, इसको तुरंत लिख के प्रैक्टिस कर लेने का है। किस पे क्या क्वेश्चन आएंगे समझा दिया मैंने आपको, इसके भी नोट्स भेज दे रहा हूँ, और इसी से पढ़ने का और समझ में आ जाएगा क्या है क्या। होल्डिंग सब्सिडरी पे क्वेश्चन आ सकता है कैसे, है ना, ओके। पेड अप शेयर कैपिटल सबको समझता है, इक्विटी शेयर कैपिटल कम से कम इनका लगा होना चाहिए। अनलिस्टेड जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं, पब्लिक प्राइवेट सेक्शन 8 ओपीसी सब आ जाएगा। लिस्टेड जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जिनकी शेयर्स की ट्रेडिंग होगी, शेयर्स मतलब सिक्योरिटीज, शेयर इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। ये पढ़ लिया अपन ने सब। चलो बताओ फिर एसोसिएट कंपनी, जो एसोसिएट कंपनी मतलब जिस कंपनी पर कोई एसोसिएटेड है, वो जो एसोसिएटेड कंपनी उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा उसमें एटलीस्ट 20% के या तो इक्विटी शेयर कैपिटल होंगे प्लस एंड में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 20% से ज्यादा ही होना चाहिए। और वो जॉइंट वेंचर कहलाएंगे। जॉइंट वेंचर बताया, मगर वो एक दूसरे के पार्टनरशिप में कहलाएंगे, होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं कहलाएंगे। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, जो मिलके पूरे अरेंजमेंट्स करते हैं, नेट एसेट्स को शेयर करते हैं आखिरी में। चलो ये खत्म तो हो गया अपना, मुझे बताना समझ जाएगा तो ठीक है। चलो टेक केयर, बाय।